Hello everyone and a very warm welcome to each one of you in my income tax class. In fact not mine, in fact your own income tax class. आज की क्लास में हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट को आगे बढ़ाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट का मतलब क्या है? द टैक्स रेट ऑन कंपनीज। नॉर्मली जो टैक्स रेट है वो 25% और 30% का है। 99% कंपनियां हमारे देश में 25% का टैक्स दे रही हैं। वो 1% ही कंपनी है जिनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से अधिक है और वो 30% का टैक्स दे रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके साथ ही साथ अल्टरनेट टैक्स सिस्टम का भी प्रावधान बनाया है कंपनीज के लिए, जो कि है सेक्शन 115B AA और सेक्शन 115BAB। इन दो सेक्शन में रिड्यूस टैक्स रेट कंपनीज को पे करना पड़ता है। एक सेक्शन में 22%, दूसरे में 15%, लेकिन इनके साथ कुछ कंडीशन अटैच्ड है। आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। बड़े सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपके विड्रॉ कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं और फिर आपको ये टैक्स दिया जाता है। ठीक है, चलिए बताते हैं। सेक्शन 115BAA, सेक्शन 115BAA, दिस इज टैक्स ऑन इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन। अब बताएगा कौन कौन से डिडक्शन हम नहीं देते हैं। ठीक है, क्या क्या छूट आपको नहीं मिलती है। लेकिन ऐसे केस में आपका टैक्स रेट पता है कितना हो जाएगा? 22%। अब प्रश्न ये उठता है कि 25% की जगह अगर मुझे 22% मिलेगा लेकिन कुछ बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे तो क्या हम 22% जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में बहुत कम ही कंपनीज ऐसी होंगी जो 25% छोड़ के 22% पे जाएंगी इन बेनिफिट्स को लूज करते हुए, क्योंकि बड़े सारे बेनिफिट्स डिडक्शन आपको लूज करने होंगे इन ऑर्डर टू रीच अप टू 22%। लेकिन जिन कंपनी को वो बेनिफिट मिलता ही नहीं होगा, वो डिडक्शन मिलता ही नहीं होगा, एलिजिबल ही नहीं है क्लेम करने के लिए, तो उन्हें तो अच्छा है क्योंकि वो डिडक्शन तो वैसे भी उन्हें नहीं मिल रहा था, तो दे वुड विश टू गो फॉर 22%। लेकिन रेयरली ऐसा होगा। लेकिन वो कंपनी जो 30% का टैक्स दे रही है, जो बहुत कम है मुझे मालूम है, लेकिन जो कंपनी 30% का टैक्स दे रही है, क्या वो 22% पे आना पसंद करेंगी? आंसर इज यस, क्योंकि वहां पे 8% का डिफरेंस है टैक्स में। अगर कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, डिडक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन टैक्स में बेनिफिट कितना है? 8% का है, वो 30 की जगह 22 हो जाएगा। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं प्रैक्टिकली आपको बात समझाना चाहता हूं कि ये कंपनी जो 25% टैक्स दे रही है उसके लिए 22% बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये कंपनी जो 30% का टैक्स दे रही है ऑब्वियसली उसके लिए 22% इंटरेस्टिंग है। और वो हो सकता है कि वो फोरगो करने को तैयार हो जाए, कह दे ठीक है भाई, मुझे ये डिडक्शन और बेनिफिट्स नहीं चाहिए जिनको आप हटा रहे हो, ठीक है हम नहीं लेंगे ये बेनिफिट्स। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज बेनिफिट्स आर। टैक्स ऑन इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। कहता है कि आपको सेक्शन 10AA का हम डिडक्शन नहीं देंगे, फिर भी और भी चीजें हैं, हम आपको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। क्या आपको ये बात, क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा? नहीं, क्योंकि आप इन डिडक्शन और एग्जेम्पशंस के बारे में जानते ही नहीं हो। तो जब आप रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में इन सभी एग्जेम्पशन और डिडक्शन को पढ़ लेंगे तब आप जान पाएंगे अच्छा क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से डिडक्शंस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। सेक्शन 10AA क्या है? बहुत नॉर्मल लेमैन की तरह मैं आपको समझा रहा हूं 10AA क्या है। मान लीजिए आपका टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए और आपका प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए। इस 10 करोड़ के अंदर ही टर्नओवर है आपका एक्सपोर्ट का। आपने इस 10 करोड़ के अंदर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो कितना है? वो 2 करोड़ रुपए का है। तो सरकार 10AA में क्या बेनिफिट देती है? कहती है कि आपका एक्सपोर्ट की वजह से जितना प्रॉफिट है वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओहो, बड़ा सुंदर बात है। यानी 1 करोड़ रुपए में से हम आपको उतना प्रॉफिट रिड्यूस करा देंगे, डिडक्ट करा देंगे जितना एक्सपोर्ट की वजह से है। अगर 10 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट है, अगर 10 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट मतलब क्या परसेंट प्रॉफिट है? 10%। तो 2 करोड़ के एक्सपोर्ट पे कितना प्रॉफिट आया होगा? 20 लाख का प्रॉफिट आया होगा। यानी ये मान लिया जाएगा कि अगर इस 10 करोड़ के टर्नओवर में 2 करोड़ का एक्सपोर्ट है तो इस 1 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर 20 लाख का प्रॉफिट है, और यही 20 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10AA। तो 10AA कौन सा बेनिफिट देता है हमको? कहता है एक्सपोर्ट के टर्नओवर पे उसी रेशियो में प्रॉफिट निकालना होगा। एक्सपोर्ट के टर्नओवर पे जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट हम आपका टैक्स फ्री कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो ये डिडक्शन, लेकिन अगर आप ये वाला तो 22% लोगे तो ये नहीं घटाएंगे। मतलब ऐसे समझिए, अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन पे जाओगे, नॉर्मल टैक्स रेट पे करोगे 25% वाला,
तब तो हम आपसे 80 लाख पे टैक्स लेंगे, ये 20 लाख डिडक्शन कर देंगे, 80 लाख पे लेंगे 25%, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं हमको सेक्शन 115BAA चाहिए, सेक्शन 115BAA चाहिए, तब फिर हम क्या करेंगे, तब हम आपको ये डिडक्शन नहीं देंगे, तब तो हम आपसे 1 करोड़ रुपए पे टैक्स लेंगे। कितना लेंगे? 1 करोड़ रुपए पे 22% लेंगे। तो अब आप देख लीजिए क्या फायदा, 80 लाख पे 25% की 1 करोड़ पे 22%। अकॉर्डिंगली आप क्या कीजिए, ऑप्ट करिए, 115BAA करना है नहीं करना है डिसाइड कर लीजिए। आ रही बात समझ में? आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)A नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड, एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था पहले। अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन देते हैं फर्स्ट ईयर में। नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो होता है वो तो मिलेगा ही, एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% का और मिल जाता है, ठीक है। 1 करोड़ की मशीन खरीदे, 20 लाख रुपया और एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन मिल गया। तो जब भी हमें एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, तो मेरी प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगी। प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये गवर्नमेंट आपको फायदा देती है कि भाई हम आपका प्रॉफिट रिड्यूस करा देंगे, आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो ये जो फायदा है, लेकिन आप अगर 22% का टैक्स देना चाहते हो तब ये फायदा नहीं देंगे। 25% वाला टैक्स दोगे या 30% वाला दे रहे होगे तब ये फायदा है, नहीं तो नहीं है एडिशनल डिप्रिसिएशन। फिर और भी बड़े सारे इनकम टैक्स में डिडक्शन है, 32AD, AB, ABA, 35AD, CCC, CCCD, और डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A भी नहीं मिलेगा। 2 सेक्शन का डिडक्शन मिल जाएगा, 80J और 80M, ये अवेलेबल है, ये मिल जाएगा। अभी आप ये सब सेक्शन जानते नहीं हो। JAA तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये मोदी जी का पसंदीदा सेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्शन है। इसमें छूट मिलती है, जितना आप नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो बिजनेसमैन को ये छूट है। ये वाला मिलेगा कह रहा है, ATM भी मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी आप सेक्शन पे फोकस मत करिए, बस ऐसे याद रखिए कुछ डिडक्शन एग्जेम्पशंस नहीं मिलती हैं। विदाउट एनी सेट ऑफ लॉस ऑफ एनी अर्लियर असेसमेंट इफ सच लॉस इज एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शन इन पॉइंट 1। कह रहा है कोई भी लॉस आपका पुराने साल का होता है, तो आपको मालूम है कि कोई भी पुराना लॉस होता है ना, तो वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, आने वाले साल में अगले साल में जाके वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 22% वाला टैक्स रेट ऑप्ट करेंगे तो अब पुराना जितना लॉस है वो मर गया, आप समझ लीजिए। अब वो लॉस एडजस्ट नहीं होगा करंट ईयर में, ना आगे एडजस्ट होगा, खत्म वो लॉस। अगर वो लॉस इन चीज़ों की वजह से था, इन डिडक्शंस की वजह से था, ये खर्चा घटाने की वजह से था, तो वो लॉस अब एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगली बात क्या कहता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हाईलाइट कर लीजिए। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट ईयर। एक बार आप 22% ले लिए तो आपको 22% ही हमेशा मिलेगा और हर साल आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो मैं अपनी बात करता हूं, मेरी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है। स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे टैक्स रेट क्या देना पड़ता है, 25%। मैं चाहूं तो 22% ऑप्ट कर सकता हूं, हाँ मैं चाहूं तो 22% ऑप्ट कर सकता हूं, ये सब डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। मोटा मोटी इनमें से कोई डिडक्शन मुझे मिलता भी नहीं है, तो मैं 22% चल जाऊं तो भी मैं 22% नहीं दे रहा हूं, मैं 25% दे रहा हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि एक बार 22% में हम चल गए तो हमेशा 22% देना है। कल को फ्यूचर में अगर मुझे कोई डिडक्शन मिलनी होगी इन्हीं सेक्शन के तहत, कल को मुझे फ्यूचर में इन्हीं सेक्शन के तहत मुझे कोई डिडक्शन मिलनी होगी, तो क्या मैं ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि एक बार आप 22% में घुस गए तो जीवन परंत आपको 22% के हिसाब से टैक्स देना है और जीवन भर आपको ये डिडक्शन क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि जनरली यू विल फाइंड कि दोज हु आर पेइंग टैक्सेस अंडर 25% विल नॉट लाइक टू गो फॉर 22%। सो बट व्हाई हैज दिस बीन ब्रॉट? फिर लाया ही क्यों गया है? अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है सर, तो फिर लाया ही क्यों गया है? इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, पता नहीं आपको याद होगा भी कि नहीं, आपके छोटे भी होंगे बहुत। 2019 में सितंबर या अक्टूबर के समय में मोदी जी अमेरिका गए थे, यूएस गए थे, और वहां पे उनका एक प्रोग्राम था जिसका नाम था हाउडी मोदी। मालूम है आपको? आई बिलीव डोनाल्ड ट्रंप उस स्टेज को शेयर कर रहे थे मोदी जी के साथ अमेरिका में। इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका ने एक स्टेज बना के मोदी जी को दिया और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स लाके दिए वहां पे। गजब की कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, ऐसे समझ लीजिए कि एक स्टेज बनाया गया मोदी जी के लिए। अमेरिका गए और अमेरिका ने दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स को लाके वहां पे इकट्ठा किया और उस प्रोग्राम का नाम था हाउडी मोदी।
आपको भी पता ही है कि हमारे देश का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है बड़ा सॉलिड चल रहा है, बड़ा स्ट्रांग चल रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑनर किया, राइट, मतलब हमारे मोदी जी को बाकायदा उन्होंने एयरपोर्ट पे जब वो रिसीव करने गए तो वो झुक के उनको प्रणाम करते हैं और फिर उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं मोदी जी के। तो मोदी जी ने गुडविल तो दुनिया में ज़बरदस्त बना ही ली है। ठीक है, तो उसी तरीके से हाउडी मोदी ये प्रोग्राम जो यूएस में रखा गया था और डोनाल्ड ट्रंप आई बिलीव उस समय स्टेज शेयर कर रहे थे उनके साथ, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मोदी जी को मिला था जहां पे वो दुनिया के सामने हिंदुस्तान के में धंधा करने के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते थे। और मोदी जी ने इस मौके को छोड़ा नहीं और वहां पे अनाउंस किया कि हमारे देश में टैक्स रेट जो होगा वो 22% का होगा। लेकिन किसके लिए? डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनी कौन होती है? वो कंपनी जो भले फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, वो इंडिया में जब आएंगी तो 100% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, आप आइए इंडिया में ही कंपनी इंकॉर्पोरेट कीजिए ना, इंडिया में आके कंपनी इंकॉर्पोरेट कीजिए, राइट। तो मजा भी इसी में है। तो बेसिकली दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये आग्रह किया कि आप आइए हिंदुस्तान में कंपनी बनाइए और आपको टैक्स रेट सिर्फ और सिर्फ 22% का देना पड़ेगा। देखिए ये जो 20-22% का टैक्स रेट है ना, मैं आपको समझा दूं, ये जो बहुत कम वाला टैक्स है ना वो है। बेसिकली जो एवरेज टैक्सेशन दुनिया में है वो 25 एंड अबव ही है। ठीक है, तो 25 से नीचे कोई भी टैक्स है तो वो बेनिफिशियल टैक्स रेट है। हाँ, हालांकि बहुत बेनिफिशियल भी नहीं है, दुनिया में कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पे टैक्स बहुत ही कम है। ठीक है, उनको टैक्स हेवन कहते हैं, जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज में टैक्सेस बहुत ही कम है। मॉरिशस तो टैक्स हेवन कहलाता है, राइट, वहाँ तो टैक्स है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो बहरहाल उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर हम बात की जाए तो 25% के नीचे का टैक्स रेट ना बहुत कम वाला टैक्स रेट होता है। तो इसीलिए मोदी जी ने 22% अनाउंस किया और दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट किया टू कम एंड डू बिजनेस इन इंडिया। सच बताएं तो इसका बहुत जबरदस्त फायदा होता, ठीक है, बहुत जबरदस्त फायदा होता, लेकिन इमीडिएट इसी के तुरंत बाद कोविड आ गया। मुझे तो याद नहीं है कोविड कब से शुरू हुआ था, लॉकडाउन वगैरह 2020 मार्च में लॉकडाउन हुआ था ना, क्या कहते हो? तो चाइना में कोविड पाया गया था दिसंबर 2019 में आई थिंक, और ये जो हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था सितंबर अक्टूबर में हुआ था। तो बस उसी के 2 महीने बाद तो कोविड आ गया और मार्च 2020 में तो ये देश में हमारे लॉकडाउन हो गया, एकदम धड़ाक से ताला लग गई पूरे देश में। इस वजह से इन्वेस्टर उस समय आ नहीं पाए। ये बहुत बड़ी मार पड़ी क्योंकि इतना जबरदस्त मोमेंटम हो गया था ना कि शायद बहुत बड़ा फायदा होता उसकी वजह से। तो फिर थोड़ा सा चीज़ें एक बार जब इंटरेस्ट थोड़ी धीरे धीरे, तो आप भी जानते हो कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है ना तो लोगों का इंटरेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। तो हालांकि बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट उसका नहीं दिखा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे हमको उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है जो सरकार ने 22% का टैक्स बनाया। आइए अब इसके बाद देखते हैं 115 BAB। तो साथ ही सिर्फ 22% का टैक्स नहीं, सरकार ने उस समय एक टैक्स और बताया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब तो हम आपको 15% टैक्स लेंगे, और ये बहुत कम होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 15% टैक्स इज अ वेरी वेरी लो टैक्स एज पर ग्लोबल मार्केट। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगे वहां पे वो यही सोचे होंगे कि चलते हैं भारत में फैक्ट्री लगाते हैं, सिर्फ 15% का टैक्स देना होगा। तो सरकार ने एक ऑप्शन और लाया कि मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो और कम कर देंगे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो 22% का टैक्स है। 115 BAB टैक्स ऑन न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज इफ। ठीक है, अच्छा देखिए जो 15BAA है, क्या वो न्यू कंपनी के लिए है? आंसर इज नो, वो न्यू कंपनी के लिए नहीं है। वो तो कोई 25% वाला भी 22% ऑप्ट कर सकता है, कोई नई कंपनी होगी तो ऑप्ट कर सकती है 22%। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है आपको ध्यान देना होगा, ये न्यू के लिए है। न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको डालनी होगी। ठीक है, कोई इसमें शिफ्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इसमें शिफ्ट करने को कहेंगे तब तो सारी कंपनी पुरानी वाली इसमें शिफ्ट हो जाएगी। टैक्स आधा हो रहा है, 30 से 15 हो रहा है, या 25 वालों का भी 15 हो रहा है।
सारे बेनिफिट भी एग्जेम्पशन डिडक्शन ले ले सरकार ना, तो भी फायदा है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि हम 100 करोड़ रुपए कमा रहे तो एग्जेम्पशन डिडक्शन से 50 करोड़ हो जाता है, इतना कम थोड़ी, आधा थोड़ी ना हो जाता है। तो यहाँ तो टैक्स रेट मोटा मोटी आधा हो जा रहा है ना, ठीक है। तो इतना फायदा नहीं हो जाता है एग्जेम्पशन डिडक्शन से, तो इसलिए हर कोई ऑप्ट कर लेता। तो ये सिर्फ नई कंपनी के लिए है। कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/10/2019। हाँ, वो हाउडी मोदी प्रोग्राम सितंबर में ही हुआ था, सितंबर 2019 में। देखिए 1 अक्टूबर 2019 से जो कंपनी रजिस्टर हुई है, तो वहीं पे अनाउंस किए कि बस 1 अक्टूबर, और ये प्रोग्राम भी यार सितंबर के आखिरी वीक में ही था, मैं बता रहा हूँ। बस मोदी जी का कहना था 1 अक्टूबर से जो भी कंपनी लगा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आके, हम उनको ये बेनिफिट दे रहे हैं, 15% टैक्स बस। लेकिन उनका प्रोडक्शन कब तक शुरू हो जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग जो आप फैक्ट्री लगा रहे हो, ये नहीं कि फैक्ट्री लग रही है 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 है, इसके अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए। हालांकि ये डेट बार बार बढ़ाई गई है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि बहुत सारे लोग फैक्ट्री लगाए, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर काम रुक गया, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर काम रुक गया, तो 2-3 बार उधर लॉकडाउन हुए थे देश में, ठीक है। 2020 में भी हुआ था, 2021 में फिर सेकेंड वेव आई थी, उसमें लॉकडाउन हुआ था। तो बार बार लॉकडाउन होने से ना काम बहुत अफेक्टेड रहा, तो लोगों की प्रोडक्शन शुरू हो नहीं पाई। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये डेट्स बार बार बढ़ाई। ऐसा नहीं है 2019 में 2024 5 साल कह दिया गया था फैक्ट्री लगाने का, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है फैक्ट्री लगाने में, ठीक है। तो पहले तो ये टाइम कुछ और था, 2022 था शायद, फिर वो एक्सटेंड हुआ 2023 हो गया, फिर 2024 हो गया कि 2024 तक भी चलो प्रोडक्शन चालू कर लोगे, हम तुमको ये बेनिफिट दे देंगे। अब आइए समझते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। क्या बना रहे हैं, हमारा भारत। देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम न्यू फैक्ट्री को टैक्स देंगे 15% का। पुरानी फैक्ट्रीज क्या रेट से आज भी हमारे देश में टैक्स पे कर रही हैं, या तो 25 या तो 30। अगर बहुत बड़ी 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कंपनी है तो 30% दे रही है। अब देखिए ये कंपनी है हमारे देश में ही, ये 25% या 30% का टैक्स दे रही है। इसने जैसे ही 115 BAB पढ़ा, देखा कि नई कंपनी को क्या टैक्स रेट मिलेगा ऑप्ट करने को, 15% का। नई कंपनी को कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। वो कही कि हम तो 25% 30% दे रहे हैं, हम बेवकूफ़ है क्या। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, इस वाली फैक्ट्री को बंद करते हैं, इस कंपनी को बंद करते हैं और एक नई कंपनी चालू करते हैं, ठीक है। और नई कंपनी पे टैक्स रेट कितना है, 15%। तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, 15% का टैक्स रेट देना पड़ेगा हमको। बताइए ऐसा करेगी कि नहीं, हर कंपनी ऐसा करने की कोशिश करेगी कि नहीं, चलो पुरानी कंपनी जो भी है बंद करते हैं, नई कंपनी चालू करते हैं। हाँ, हर कोई ऐसा सोचेगा। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 15% टैक्स रेट ना बहुत कम होता है। आप बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए, जो कंपनियां लाखों करोड़ों, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, 10% टैक्स का भी अगर अंतर आ गया, 25 से 15 हो गया, तो कितना अंतर आएगा। 1 लाख करोड़ का 10% होता है 10,000 करोड़ रुपए। जो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही होगी, 25% दे रही होगी, तो 25,000 करोड़ रुपए दे रही है, ठीक है। अब 10% टैक्स कम हो गया जाएगा तो 10,000 करोड़ रुपए टैक्स कम हो गया ना। सोचिए कितना अंतर होता है। तो वो कंपनियां क्या सोचेंगी, चलो एक काम करते हैं कि हम लोग एक नई कंपनी बना लेते हैं, होगा कि नहीं। तो मोदी जी भी बहुत चालाक है, उनको भी मालूम है लोग ऐसा करेंगे, तो लिखते हैं नॉट फॉर्म्ड बाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस। कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए बिजनेस का। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब धंधा बंद करके वापस से चालू करना, इज रिकंस्ट्रक्शन। मतलब आप बिजनेस बंद किए, बिजनेस चालू किए वापस से, तो इससे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्टिंग योर बिजनेस। तो कह रहा रिकंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, अगर आप करोगे हम बेनिफिट नहीं देंगे, जाओ। अच्छा, तो मोदी जी चालाक है तो क्या हम चालाक नहीं है। देखिए अब हम क्या किए, हमने यहाँ पे एक कंपनी बंद की, ठीक है। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरी एक नई कंपनी यहाँ पे खुल गई, अगर ये कंपनी मेरे ही नाम से होगी तो हम ही इसमें डायरेक्टर होंगे, सब कुछ होंगे। हमने क्या किया, ये कंपनी मेरे नाम से थी, मैंने इसको बंद किया। तो हमने क्या किया कि अपने एक दूर के रिश्तेदार के नाम से यहाँ पे फैक्ट्री चालू कर ली, ठीक है। वो है मोहन, ठीक है, मोहन के नाम से चालू कर ली।
तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कहा कि अच्छा राज ने फैक्ट्री बंद की है, मोहन के नाम से शुरू हो रही, तब तो ये नई कंपनी है, ठीक है, नई कंपनी है, इसको तो बेनिफिट मिल जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, देखिए क्या, डज नॉट यूज एनी प्लांट और मशीनरी प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो कि पहले यूज हो चुकी है वो नहीं यूज होनी चाहिए, मतलब सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली अगर हम यहाँ फैक्ट्री बंद करेंगे तो इसमें करोड़ों रुपए की मशीन वगैरह लगा रखे हैं, अरबों खरबों रुपए की, ऐसे ही तो नहीं फोकट की मशीन थी जिसका इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो बहुत बड़ी लागत में फैक्ट्री लगी होगी, ठीक है, जितना हम कमाते हैं उससे कई ज़्यादा लागत लगी होगी। ऐसा तो ही ना 100 रुपया लगा के कोई 100 रुपया कमा लेता है, अरे लाखों रुपया लगाते तो 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, लाखों रुपया लगाते तो 1000 रुपया कमाते हैं, तो कई लागत बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना है कि हम टैक्स बचाने के लिए पूरी लागत को ख़त्म कर देंगे। हम करते क्या होंगे, ये फैक्ट्री अगर यहाँ लगाएं किसी के नाम से तो यहाँ की सारी एसेट तो उठ के यहीं आई होगी ना, सारी मशीन वशीन यहीं आई होगी। अब सरकार कह रही है कि यहाँ पे तुम्हारी पुरानी मशीन लगी है क्या मोहन? मोहन ने कहा हाँ पुरानी मशीन लगी है। सरकार कह रही है बस, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पूरे देश में फैक्ट्री बंद हुई है तभी तो नई मशीन यहाँ पुरानी मशीन आई है। एक बात बताइए, किसी भी फैक्ट्री में पुरानी मशीन आने का मतलब क्या है? कहीं देश में एक फैक्ट्री बंद हुई है कि नहीं? हाँ, तभी तो पुरानी मशीन आई है। सरकार कह रही है हमको अब आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा गेम खेला गया, क्या खेला गया है, हम तुमको तो बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि तुम फ्रेश स्टार्ट हुए हो, ये हम नहीं मानते। देखिए, देश को ग्रो कराना है ना तो नई फैक्ट्री और चाहिए। गवर्नमेंट फायदा देती है, टैक्स में फायदा देती है ताकि और मैन्युफैक्चरिंग हो। गवर्नमेंट टैक्स में फायदा इसलिए नहीं देती है कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उतनी ही हो, भाई नई फैक्ट्री लगेगी तो और मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके लिए फायदा है। तो ये बात समझ में आ जाती है गवर्नमेंट को, तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई भी पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। ओ, ये चालाकी तो मेरी रहेगी। तो देखिए अब हम दूसरी चालाकी करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मोदी जी ही ज़्यादा चालाक है, देखिए हम भी चालाक हैं। ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि बचपन में मोदी जी चाय बेचते थे, ठीक है, लेकिन दिमाग देखिए, देख रहे हैं ना। अब आइए आगे दिखाते हैं आपको। हमने क्या किया, मेरी एक फैक्ट्री थी, ठीक है, अब पुरानी फैक्ट्री, इसमें हम टैक्स कितना देते थे, 25% या फिर 30% दे रहे थे, ठीक है। हमने कहा इस फैक्ट्री को बंद करके अगर हम नई फैक्ट्री चालू करेंगे तब तो कांड हो जाएगा मेरा, हमको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं 15% वाला। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर हम अपने नाम से बंद करके दूसरे के नाम से चालू करेंगे तो भी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मशीन पुरानी जाएगी उसमें। हमने क्या किया, हमने एक यहाँ फैक्ट्री डाली, ठीक है, और ये फैक्ट्री भी चलने दी। अभी तक मान लो हम 1 लाख टन माल बनाते थे, ठीक है, तो यहां बनाने लग गए हम 5,000 टन बस, और यहां माल बनाने लग गए 95,000 टन। कुछ नहीं किए, वहां माल कम बना रहे हैं, यहां माल ज़्यादा बना रहे हैं, और यहां से ज़्यादा सेल हो रहा है, यहां ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, और ये प्रॉफिट हमारा 15% पे टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारी नई फैक्ट्री है एकदम ऑल टुगेदर। पुराने वाले को जिंदा रहने दिए, पुराने वाले को हम जैसे ही मारते इसको कहते बंद, तो फिर तो गवर्नमेंट कहती है अब ये बेनिफिट नहीं मिलेगा यार, तो हम बंद नहीं किए, हम भी चालू हैं, हम बंद नहीं किए, हम पुरानी फैक्ट्री चालू रहने दिए, नई फैक्ट्री बनाए और उधर प्रॉफिट कम कर दिए, अपना कम टर्नओवर कर दिए, इधर पर टर्नओवर बढ़ा दिए, प्रॉफिट बढ़ा दिए। सरकार क्या कह रही है, कह रही है नॉट फॉर्म्ड बाई, ये जो छोड़ दिया था वो अब पढ़ा रहे, नॉट फॉर्म बाई स्प्लिट अप ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। स्प्लिट अप का मतलब क्या होता है, अगर आप 1 लाख टन माल बना रहे हो तो जब आप नई फैक्ट्री लगाओगे तो 1 लाख टन से ज्यादा माल बनना चाहिए, मतलब पुराना वाला 1 लाख टन बनते रहना चाहिए, उससे ज्यादा माल आना चाहिए। अगर आपका पुराना जितना तैयार हो रहा था माल उतना ही तैयार हो रहा है 2 फैक्ट्री में, तो आपने अपनी फैक्ट्री को स्प्लिट कर दिया है, सरकार ये मान रही है, कह रही है कि ये एक नई फैक्ट्री नहीं है। ओ माय गॉड, ये एक नई फैक्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है यही वाली फैक्ट्री टूट गई है और 2 फैक्ट्री बन गई है, एक ये हो गई है, एक यही खुद है। सरकार क्या कह रही है, कह रही है कि पहले यहां 1 लाख टन बनता था, ये फैक्ट्री जब नहीं आई तो क्या 1 लाख टन से ज्यादा माल बना, क्या नहीं, आज यहाँ 5,000 टन बन रहा है, यहाँ 95,000 टन बन रहा है, यानी मिला के दोनों फैक्ट्री का 1 ही लाख टन तो माल बन रहा है, यानी ये फैक्ट्री टूट गई है, हम ये मानेंगे। एक नई फैक्ट्री बनी है नहीं मानेंगे। मोदी जी कह रहे हैं चालू ना बनो ज्यादा हमसे,
ये नई फैक्ट्री नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा तुमको। ये हम मान रहे हैं कि एक ही फैक्ट्री टूट के 2 फैक्ट्री हो गई है, क्योंकि माल तो उतना ही बना रहे हो तुम, फायदा नहीं मिलेगा। गजब गजब दिमाग रखे हैं भाई साहब सब। आपको तो समझने में भी जोर पड़ रहा होगा, और लोग सोचो क्या क्या समझा डाल रहे हैं। जोर तो नहीं ना पड़ रहा है दिमाग पे। तो क्या क्या कह रहा है भाई, सरकार कहती है 1/10/2019 के बाद फैक्ट्री तुमको लगानी है। कब तक प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए? 31 मार्च 2024 तक शुरू हो जाना चाहिए। नई फैक्ट्री लगानी है, ध्यान देना, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन मत करना, बंद करके चालू मत करना, स्प्लिट मत करना, मतलब प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए नई फैक्ट्री लगा के, बराबर ना रह जाए, स्प्लिट अप ना हो प्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट बात, पुरानी प्लांट एंड मशीनरी मत यूज करना है, लेना, नहीं तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं देश में फैक्ट्री बंद हुई है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन खत्म हुआ है, तब जाके तुम्हारा चालू है, हम कोई फायदा वायदा नहीं देंगे। तुम किसी और से भी सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद के लाए थे, तो हम दिमाग लगाने नहीं जा रहे हैं कि कौन किसकी वजह से लाया, कहाँ से लाया, क्या बंद हुआ है, नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। पुरानी प्लांट एंड मशीनरी करोगे, हम तुमको फायदा नहीं देंगे, ठीक है। आगे देखिए, डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर। कह रहा है अगर तुमने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि फैक्ट्री जो है किसी होटल की बिल्डिंग में लगाई, मतलब कोई पुराना पहले का होटल था, उसकी जगह पे तुमने उसी होटल में फैक्ट्री बना ली, अब वो नहीं चल रहा होगा होटल, कोई कन्वेंशन सेंटर था, कन्वेंशन सेंटर समझते हो, ऑडिटोरियम्स, ठीक है। तो उसमें अगर तुमने फैक्ट्री लगाई है तो हम तुमको बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे देश में ना होटल और कन्वेंशन सेंटर की बहुत आवश्यकता है। सरकार ना कन्वेंशन सेंटर होटल्स बनाने के लिए बड़े सारे फायदे देती है, बल्कि पता नहीं आपको ये बात मालूम है कि नहीं, हमारा देश टूरिज्म से बहुत पैसे कमाता है। ये हम इंडियंस हैं जो कहते हैं हॉलीडे के लिए कहां जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। अरे पूरी दुनिया हिंदुस्तान घूमने आना चाहती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे देश में इतना कुछ है जो 100 देश घूम के भी आपको नहीं मिल सकता है। हमारे देश में पहाड़ है, हमारे देश में बर्फ है, हमारे देश में पानी, झील है, झरने हैं, हर कुछ है। कुदरत ने जितना कुछ हमारे देश में दिया है उतना पूरी दुनिया में नहीं है। लोग कहते हैं हम स्विट्जरलैंड जाएंगे बर्फ देखने के लिए, आओ यार, कश्मीर में उससे अच्छी बर्फ है, ठीक है। इस तरीके से लोग न जाने कितने सारे फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाते हैं किसी एक फीचर के लिए। हिंदुस्तान आइए भाई, सब मिलेगा, ठीक है। और आपने पता नहीं ये देखा है कि नहीं, आप कहां से देखे होंगे, मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। क्या आपको मालूम है ये बात? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और जिस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने गुजरात का टूरिज्म बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन से एक ऐड कराया था। और मैं यहां पे मेंशन भी करूंगा, अमिताभ बच्चन जी ने भी उस ऐड के लिए 1 रुपया सरकार से नहीं लिया था, फ्री में वो ऐड किया था। कभी देखा है आपने वो वाला ऐड? तो बताइएगा मुझे। कभी आइए ना गुजरात में, अमिताभ बच्चन ये ऐड करते थे, कभी आइए ना गुजरात में। तो मोदी जी ने हमेशा ना टूरिज्म को प्रमोट किया है। आज जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हर स्टेट को कहा गया अपना अपना टूरिज्म प्रमोट करो। तो बिहार भी प्रमोट कर रही है, कभी आइए ना बिहार में, राइट। तो आप देखिए वो स्टेट भी प्रमोट कर रही है टूरिज्म को, जहां पे बेसिकली टूरिज्म की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं थी। छत्तीसगढ़ प्रमोट कर रही है, हर स्टेट अपना अपना टूरिज्म प्रमोट कर रही है। राजस्थान प्रमोट कर रहा है, यूपी प्रमोट कर रहा है, उत्तरांचल प्रमोट कर रहा है। तो हमारे देश को टूरिज्म से बहुत पैसा आता है, और टूरिज्म देश में तभी ग्रो करता है जब बहुत अच्छे होटल्स होंगे, क्वांटिटी ऑफ होटल्स होंगे। तो होटल पे तो सरकार और फोकस करती है। अब आप कहोगे कन्वेंशन सेंटर पे सर क्यों फोकस करती है? यहां तो ये भी लिखा है ना, कन्वेंशन सेंटर, इस पे क्यों फोकस करती है? बेटा जैसे 2010 में हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। आप कहोगे सर आपको पता नहीं कितनी पुरानी पुरानी बातें याद रहती हैं। क्या करें बेटा, एक बार कोई भी चीज़ अखबार में, न्यूज़ में पढ़ लिए, दिमाग से जाती नहीं, निकलती नहीं है, पता नहीं कैसे फीड हो जाती है, स्टोर हो जाती है एकदम। 2010 में हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। पता है हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम होता ही नहीं,
अगर हमारे देश में होटल और कन्वेंशन सेंटर नहीं होते। मीटिंग के लिए हमारे पास देश में बड़े सारे ऑडिटोरियम्स हैं, और वो एनसीआर रीजन में हुआ था, तो एनसीआर में बड़े सारे ऑडिटोरियम्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि जब भी कॉमनवेल्थ गेम इस तरीके के बड़े इवेंट होते हैं ना, तो जो भी देश आता है वो अपनी मीटिंग रखते हैं बार बार, तो मीटिंग के लिए उनको ऑडिटोरियम चाहिए होता है, राइट। तो ऑडिटोरियम होना देश में बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई ग्लोबल प्रोग्राम करना है अपने यहाँ, ठीक है। जैसे G20 सबमिट करनी है, राइट। आपको तो पता ही है ना G20 सबमिट कहाँ हुई इस बार, काशी में, वाराणसी में, जहाँ से मैं हूँ। तो ये सब कुछ अगर, मतलब आप ऐसे समझिए, कोई भी ग्लोबल बड़ा इवेंट आपको करना है, ठीक है, तो आपके देश में कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी देश पार्टिसिपेट करेंगे वो अपनी मीटिंग रखेंगे, उसके लिए उनको वो कन्वेंशन सेंटर चाहिए। तो इसलिए मोदी जी का कहना है टूरिज्म के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। मेड इन इंडिया भी हम ही चालू किए हैं, मोदी का कहना है, हम मतलब मोदी जी कह रहे हैं मेड इन इंडिया हमने चालू किया, मेक इन इंडिया हमने चालू किया। देश को एक प्रगतिशील देश बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग भरपूर कराएंगे, लेकिन टूरिज्म के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए होटल कन्वेंशन सेंटर में फैक्ट्री मत बनाना, वो होटल होटल रहना चाहिए, कन्वेंशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर, क्योंकि जो है वो रहेगा भी और बनेगा, ठीक है। तो जो लोग होटल में या कन्वेंशन सेंटर में बनाएंगे उनको टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे। अगला है, द कंपनी इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। देखिए, पता है मैंने एक चालाकी की सोची, बड़ी भयंकर चालाकी सोची बच्चों, बताऊं आपको क्या चालाकी सोची थी मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, ठीक है, मेरे पास करोड़ों रुपए का प्रॉफिट तो आ ही रहा है, मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉफिट आ रही है, कहाँ से, जो फीस आती है स्टूडेंट से, बाई फीस फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इससे खर्चे वर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज इनटू सेवरल करोर्स ऑफ रुपीस, करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। हाँ, तो मैंने प्लान किया कि इस पे हम टैक्स कितना दे रहे हैं, 25%, इसको 15% कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर 15% भी बना देंगे ना, कई लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। कई करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, कई लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा टैक्सेशन में 10% से भी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। तो हमने अपने कुछ स्टाफ से पूछा कि यार ये बताओ कुछ बना लोगे, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री बना लोगे। तो कहा सर बना तो लेंगे, ढक्कन उक्कन बना सकते हैं बॉटल वॉटल का, लेकिन बढ़िया नहीं बना पाएंगे। हम कहे बना लोगे कि नहीं, बढ़िया नहीं बना पाओगे उससे हमको मतलब नहीं है, चलो एक फैक्ट्री लगाओ खड़ाक से, मशीन खरीदो, ढक्कन बनाओ, ठीक है। ढक्कन बनाओ सरकार, फिर बना के क्या करना है, फेंक देना उठा के, ठीक है। ढक्कन बनाओ, बना के गला देना प्लास्टिक, फिर ढक्कन बनाना, फिर गला देना, फिर बनाना, दिन रात ये करो। सर ये बात ही नहीं समझ में आ रही, ये क्या मजाक कर रहे हैं सर, आप झूठ मूठ का हम लोग को तनख्वाह भी देंगे, वो कह रहे हैं ढक्कन बनाओ गलाओ, ढक्कन बनाओ फिर करो ये। मैंने कहा हाँ, अभी हम देखो कैसे लाखों करोड़ रुपए का टैक्स बचाते हैं, देखो क्या था तरीका। हमने कहा हम यहाँ पे करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम एक बन गए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बच्चों से फीस आ रही है, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों से फीस तो आ रही है, लेकिन हम कंपनी तो कौन सी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करते हैं भाई। अब मेरे पे 25% की बजाय यहाँ पे टैक्स कितना लग जाएगा, 15%, मेरा 10% का टैक्स बचा, करोड़ रुपए का फायदा बन गया। यहाँ पे 2 एम्प्लॉय दिन भर कर रहे हैं काम, मेरा कुछ जा रहा है क्या, नहीं। हमने कहा ठीक है, तनख्वाह लेना एकदम समय पे मिलेगी, कुछ करना नहीं है, ठीक है, मजे से ढक्कन बनाओ गलाओ, ढक्कन बनाओ गलाओ, यही तुम्हारा काम है। आई बात समझ में, बताइए चालाकी हम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मोदी जी कह रहे हैं जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना, वहाँ के हेडमास्टर हम रह चुके हैं। आइए देखिए क्या लिखते हैं, कहते द कंपनी इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। कह रहा है तुम्हारा धंधा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, कुछ और नहीं करने चाहिए। यानी कह रहा है ये बंद करो, चलो बच्चों से फीस आ रही है ना, बंद करो। हम कह रहे नहीं, बच्चों से यही इसी से धंधा चल रहा है भाई मेरा। तो कहते बस तब ये नहीं चलेगा फिर। आई बात समझ में, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आप कुछ और नहीं करोगे तब। यानी अब ढक्कन बना रहे हो तो मोदी जी कह रहे हैं कि टैक्स में बचत चाहिए, हम कहे हाँ, तो कहे बस ढक्कन बनाओ। हम कह रहे तब तो गड़बड़ा जाएगा मैटर, तो कहे फिर तब ढक्कन हटाओ, या तो ढक्कन बनाओ या तो ढक्कन हटाओ, ठीक है, हमको टोपी ना पहनाओ।
तो ये थी कहानी यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो 115 BAA में लगाए गए वो सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे फिर लगा दिए गए। ठीक है, BAA में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन था, ये डिडक्शन नहीं देंगे, आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, सब ये सब यहाँ भी लिख दिया गया। देखिए आपको डिडक्शन 10AA नहीं मिलेगा, एडिशनल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये सब डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस 2 मिल जाएगा ये। ठीक है, सेट ऑफ लॉस पुराने साल का कुछ है तो ये सब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो हर साल प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ भी कंडीशन है, तो आप ये सब सोच के लीजिएगा। हालांकि इतना बड़ा फायदा है ना, 15% का टैक्स बहुत कम होता है, 25 से सीधे अगर किसी का 15 हो जाए तो हम तो भाई ये सब छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे ये सब फ़ायदा लेके डिडक्शन, हम 15% टैक्स देना पसंद करेंगे। तो दिस इज जेन्युइनली एंड वेरी गुड टैक्स रेट दैट यू मस्ट अप्रिशिएट। ठीक है, और बाकी 30% वाली बात तो आप जानते ही हैं। ऑल अदर डोमेस्टिक कंपनी जिस पे 25 नहीं लगता उस पे 30 लगता है, मतलब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक वाले पे 25 है, नहीं तो 30 है। और स्पेशल टैक्स रेट 2 है बेस्ड ऑन कंडीशन, 22% और 15%, राइट। एंड आफ्टर दिस नाउ आई विल कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज का मतलब यहाँ पे कौन सी फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना 100% डिविडेंड डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी जो इंडिया में अपना 100% डिविडेंड डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ऐसी फॉरेन कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी कहा जाता है, जिन पे टैक्स रेट 25, 30, 22 या 15 वाला लगता है। ठीक है, तो बाकी सभी फॉरेन कंपनीज पे जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 40% है। मैं जानता हूं कि आपको बड़ी खुशी होती है जब आप सुनते हैं फ्लैट 40%, राइट। तो यहाँ पे फ्लैट 40% टैक्स रेट है ऑन ऑल द फॉरेन कंपनीज। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।